नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, CUET कॉन्सेप्ट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बारे में थोड़ा शार्ट में परिचय दे देते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ाई किया हूँ और मैं आपको क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैं साथियों इकोनॉमिक्स से UG किया हूँ, इकोनॉमिक्स से PG किया हूँ और अभी साथियों UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं अभी कर रहा हूँ। तो GS मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स में मेरे बहुत ज़्यादा पकड़ है। पिछले 2 वर्षों से साथियों मैं पठन पाठन की क्रिया में लगा हुआ हूँ और मैं कई सारे कोचिंगों में और ऑफलाइन बच्चों को भी, ऑनलाइन बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मेरी इकोनॉमिक्स में साथियों पकड़ थोड़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको एक सिंपल वे में, एक आसान समझ में आपको सारी चीज़ें प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, जिससे जो साथियों इकोनॉमिक्स का जो डर है वो आपके डर अंदर से निकल सके और आप अपनी पढ़ाई को एक बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स मतलब हमको किस वे में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके सिलेबस, उसके पैटर्न, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो NCET क्या होता है साथियों? नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। तो नेशनल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट साथियों क्या होता है? जैसे आपका सपना अगर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का है, साथ ही साथ जैसे 4 साल का कोर्स होता है, BA BEd, BCom BEd, BSc BEd, तो इन सब साथियों करने के लिए आपको NTA एग्ज़ाम कराती है साथियों। आपको NCET की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप BA BEd कर रहे हैं और BCom BEd कर रहे हैं, अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं, ये आपके सपना है आपको BA BEd करने का या BCom BEd करने का, तो उसके लिए साथियों उसमें 3 डोमेन होगा, उसमें से आपको इकोनॉमिक्स डोमेन भी ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स डोमेन की आज हम एक एक करके यहाँ पे सिलेबस को समझेंगे, एक एक करके इसके पैटर्न को समझेंगे और सारी चीज़ें हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सिलेबस से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं, आज आपके मन में एकदम कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप एकदम आसान भाषा में उसको समझ देंगे। ठीक है साथियों, तो मेरे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं और एक एक करके हम सिलेबस को डिकोड करते हैं और डिकोड करके समझते चलते हैं कि आखिर में सिलेबस में हमारे जो NTA द्वारा NCET का एग्जाम है उसमें इकोनॉमिक्स डोमेन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स डोमेन पैटर्न पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर में इकोनॉमिक्स जो डोमेन है उसमें हमारी क्या क्या पूछता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम देखें तो क्वेश्चन कितना आएगा? क्वेश्चन 28 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको करना कितना है? 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स। एकदम आसान से समझिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में जब तक माइंड में बना नहीं रहेगा ना कि हमको कितना क्वेश्चन आता है, कितना करना है, नंबर कितने का पूछेगा, तब तक हम चीज़ें हमको बड़ी कठिन लगती है। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती है। तो इसलिए हम आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन कितना होगा? 28। 3 क्वेश्चन उसमें से स्किप कर सकते हैं। हमको अटैम्प्ट कितना करना है? 25। ठीक है, टाइम कितना होगा? 180 मिनट का। तो 180 मिनट सिर्फ डोमेन के लिए नहीं है, ये सारे पेपर के लिए है। तो इसमें से हमको सारा पेपर को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो हमको इकोनॉमिक्स डोमेन के लिए 25 क्वेश्चन करना है और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 640 नंबर का हमारा पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क कितना है? 1 नेगेटिव मार्क का। और मार्क क्वेश्चन कितना आपको बता दिए कि एक क्वेश्चन पे हमको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर हम कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें समझ गए कि इकोनॉमिक्स डोमेन का पैटर्न है क्या है। एकदम आसान भाषा में हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर ऑफ PYQ और नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं। जैसे PYQ अगर हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा कि जो NTA एग्ज़ाम कराती है, चाहे CUET का हो चाहे NCET का हो, तो इसमें क्या होता है साथियों, हमारी NCERT बुक को जो है बेस बनाया जाता है और NCERT बुक से जो भी क्वेश्चन होती है वहीं से उठाया जाता है सीधा सीधा। तो अगर हम NCERT बुक पे अपनी पकड़ बना लें तो हम आसान से, एकदम आसानी से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हमको पकड़ कहाँ बनानी है? NCERT बुक पे, और वो भी किस बुक पे? तो अगर हम NCET की बात करें तो इसमें हमको 12th NCERT कि इसमें अच्छे से हमको अगर हम पकड़ बना लेंगे और 12th NCERT को एक एक करके, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक अगर हम आसान से अगर हम पढ़ते चले जाएं तो हम आराम से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि 12th इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा, कितने बुक आते हैं? 2 बुक आते हैं। और कौन कौन सा बुक है? एक तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक हमारा क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो है और एक क्या है? मैक्रो है। तो हम अगर दोनों मतलब बुक को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हम आसानी से इसको क्वेश्चन को सारे हम कर पाएंगे। तो समझते चलते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? प्रारंभिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और हमारा दूसरा बुक क्या है? NCERT का जो दूसरा बुक है वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो समष्टि अर्थशास्त्र।
तो एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको हम बता दें कि साथियों हमारा जो चैनल है, हमारा जो ऐप है वो CUET कॉन्सेप्ट के नाम पे आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो अगर आपको NCET B.Ed तैयारी करनी है तो हमारा जो चैनल है साथियों, आपको बता दें पिछले 3 सालों से जब से NCET आई हुई है तब से हमारा चैनल साथियों, हमारी जो संस्था है वो आपको एक बेहतरीन चीज़ देने के लिए प्रयासरत है। और यहाँ से साथियों आपको विश्वास करिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ के विभिन्न संस्थानों में एडमिशन लिए हुए हैं और बहुत अच्छे से साथियों उनको सारी चीज़ें डिलीवर की जाती है। तो आप विश्वास करके, एकदम पूर्णतः विश्वास करके आप निश्चिंत हो जाइए और हमारे संस्था से जुड़ के आप इस कोर्सेज को ले लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हैं, आपको एक एक करके सारी चीज़ें दी जाएगी। तो अगर आपको B.Ed की तैयारी करना है तो हमारे जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म हमारा CUET कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। कोर्स प्राइस कितना था इसका साथियों, 499। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको 299 में आपको मिल जाएगा, 2999 में आपको ये कोर्सेज अभी मिल जाएगी। अगर आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफर चाह रहा है तो आप 25 अगस्त तक आप इस कोर्स को परचेज कर लेंगे तो आपको 2499 में आपको मिल जाएगी। तो इससे बेहतरीन मौका अब क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर CUET कॉन्सेप्ट डाउनलोड कीजिए और वहाँ से हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए और अपने तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, BSc B.Ed, BA B.Ed, BCom B.Ed और नॉन डोमेन बैच, ये 4 चीज़ें जो हैं हमारे ऐप पे आप जाएंगे वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। आप जो चीज़ें चाहते हैं आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम समझते चलते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल की तरफ से आपको दी गई है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आप जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। क्लासेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम 21 फर्स्ट, तो अब क्लासेज जो है आपकी 21 तारीख से शुरू हो जाएगी। आप फटाक से आप उसको कोर्स को परचेज कर लीजिए। ठीक है, हमारा ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमारा ये जो नंबर है आप इसको सेव कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी समस्या को सारी साथियों समाधान यहाँ पे एकदम आसान से कर दी जाएगी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं। जैसे साथियों अगर हम पहले यूनिट पे आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक है, जैसे NCERT की 2 बुक मैंने आपको बताया, एक माइक्रो है एक मैक्रो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पे आते हैं। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र साथियों, इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगर हम इसके सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में समझते चलें कि इसमें से आखिर में आता क्या क्या है, हमारे क्लास में हमारे जो भी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या पूछता है, तो हम यहाँ पे समझते चलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हमको पढ़ना है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। ध्यान से समझिएगा कि हमको क्या क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फिर उसके बाद हम आएंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, हमारी जो सेंटर प्रॉब्लम है वो सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की क्या है, वहाँ पे हम इसको समझेंगे। फिर प्रोडक्शन ऑफ पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, जो उत्पादन संभावना वक्र है और जो अवसर लागत वक्र है, इन दोनों को हम यहाँ पे समझते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले यूनिट में 2 टॉपिक, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कवर करेंगे, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स ये कवर करेंगे, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है, ये दोनों को हम आसान से समझेंगे। ये हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपको साथियों देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 12th का NCERT उठाइए। 12th के NCERT में 2 बुक हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, एक व्यापक अर्थशास्त्र। इन दोनों बुक को आराम से पढ़ जाइए। अब एक एक चीज़ यहाँ पे आसान से आपको मिलती जाएगी, तो हम यहाँ पे समझेंगे। फिर उसके बाद हम आगे क्या समझेंगे, चलिए देखते हैं। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर और क्या है, डिमांड। ठीक, उपभोक्ता व्यवहार और मांग। हम यहाँ पे इस यूनिट में हम क्या समझेंगे, इस यूनिट में हम उपभोक्ता के व्यवहार, जैसे कोई भी कंज्यूमर है, जैसे आप हैं, हम हैं, जिस इस अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ साथियों डिमांड होती है, उनकी कुछ ना कुछ मांग होती है। तो हम सब क्या हैं, हम सब कंज्यूमर हैं। तो इस यूनिट में हम कंज्यूमर और उनकी जो डिमांड है उसको एनालिसिस करेंगे, चार्ट के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से हम यहाँ पे आपको चीज़ें एकदम आसानी से चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, एक जो उपभोक्ता होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, और वो जो है साथियों डिमांड को कैसे जनरेट करता है, और डिमांड से जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसे मतलब कि रन करती है। इकोनॉमी जो है साथियों, हमारी जो डिमांड, जब ज़्यादा डिमांड होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, बूम करेगी, और हमारी इकोनॉमी तेज़ी से क्या करेगी, GDP ग्रोथ होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक, हमको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, हमको सबसे पहले पढ़ना है उपभोक्ता संतुलन। ठीक,
उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर उसकी मीनिंग को देखेंगे, उसके अटेनमेंट को देखेंगे और उसका जो है उसको थ्रू यूटिलिटी जो है अप्रोच के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, उपयोगिता दृष्टिकोण के माध्यम से संतुलन का अर्थ समझेंगे और उसकी प्राप्ति, और एक और दो वस्तु के मामले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक, नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट हम डिमांड को समझेंगे। डिमांड में क्या, बाजार की मांग को समझेंगे, मांग के लिए निर्धारक क्या है उसको समझेंगे, फिर मांग अनुसूची क्या है उसको समझेंगे, मांग वक्र क्या है उसको समझेंगे, फिर मांग वक्र की गति और उसमें बदलाव को समझेंगे, मांग की कीमत को समझेंगे और फिर उसके बाद मांग की लोच, मांग की कीमत लोच का मापन, उसके प्रतिशत, कुल व्यय और ज्यामितीय विधियाँ। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारी जो डिमांड टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट को उठाते जाएंगे और एक एक चीज़ें आपको समझाते जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम यूनिट 3 पे आएंगे। ये हमारे दूसरे यूनिट में, दूसरे यूनिट में क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड। ठीक, दो यूनिट हो गई। हमारी तीसरी यूनिट आती है। तीसरी यूनिट क्या है साथियों, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उत्पादक व्यवहार और आपूर्ति। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम आपको बताए अभी कि जैसे हम हैं, आप हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने पार्ले जी बिस्किट को खरीदा, पार्ले जी बिस्किट को खाया, तो पार्ले जी बिस्किट जो है कहीं ना कहीं तो बन नहीं रहा होगा ना, तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो उसका प्रोड्यूसर है, वो उसका क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका उत्पादक कर रहा है। अगर कोई चीज़ उत्पादन होगी तभी तो हम लोग उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो इस यूनिट में हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़े थे, इस यूनिट में हम लोग प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ेंगे और उसकी सप्लाई चेन को पढ़ेंगे कि आखिर में एक जो कंपनी है वो किस प्रकार से उत्पादन करती है और किस प्रकार से उत्पादन को एक चेन के माध्यम से एक निचले स्तर पे जो बैठा हुआ कंज्यूमर है उसको वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। ठीक, क्या क्या समझेंगे इसमें, उत्पादन फलन को पढ़ेंगे, साधन, प्रतिफल और पैमाने पर प्रतिफल। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हमको और क्या क्या इस सिलेबस में पढ़ना हुआ है। सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व एंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है, आपूर्ति में बाजार आपूर्ति, आपूर्ति के लिए निर्धारक, आपूर्ति अनुसूची, आपूर्ति वक्र की गति और आपूर्ति वक्र में बदलाव। ठीक, उसके बाद क्या है, आपूर्ति की कीमत लोच, आपूर्ति की कीमत लोच, आपूर्ति की कीमत लोच का मापन, प्रतिशत और ज्यामितीय विधियाँ। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, आपूर्ति से संबंधित, सप्लाई चेन से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं हम एक एक करके यहाँ पे समझते चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है कास्ट एंड रेवेन्यू, लागत और राजस्व। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कि लागत की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट रन कास्ट कर्व, अल्पावधि लागत वक्र, अल्पावधि लागत वक्र क्या है उसको देखेंगे। स्थिर और परिवर्तन लागतें क्या हैं, कुल औसत और सीमांत लागतें क्या हैं, राजस्व की अवधारणाएं क्या हैं, कुल औसत और सीमांत राजस्व और उनका संबंध उत्पादक संतुलन से क्या है, और एमसी और एमआर की सहायता से हम इसको एक एक करके आपको समझाने की पूरी तरह से हम आपको कोशिश करेंगे और आप एकदम आसान भाषा में इन सब सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। यूनिट अगर 4 पे आते हैं साथियों, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, यूनिट 4 में हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट 4 में हम बाजार के रूप और मूल्य निर्धारण। ठीक, हमने अभी तक क्या पढ़ा, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 में, फिर कंज्यूमर बिहेवियर, फिर हमारा यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर, और फिर हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा बाजार जो है, हमारे बाजार का रूप क्या है, और आखिर में एक जो वस्तु होती है उसका मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाजार का रूप पढ़ेंगे और यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर में और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। प्राइस इंटर डिटर्मिनेशन, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे बताते चलें कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। पूर्ण प्रतिस्पर्धा साथियों एक पूंजीवादी जो समाज होती है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। यहाँ पे क्या हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कोई भी जो वस्तु है उसके मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे। संतुलन मूल्य समझेंगे, मांग और आपूर्ति में बदलाव के प्रभाव, ये यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। यूनिट 5 में अगर आते हैं तो मांग और आपूर्ति वक्र के उपकरणों के सरल अनुप्रयोग। ठीक, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, यहाँ पे ये देख लेंगे तो हमारा 5वां यूनिट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी 5 यूनिट, तो दोनों इकोनॉमिक्स में 5-5 यूनिट हमको पढ़ना है और उन यूनिट के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को हम आपको समझाते चल रहे हैं।
जैसे 5वें यूनिट में क्या क्या है ये भी देख लीजिए यहीं पे। शिक्षकों के मुद्दे चुनने की छूट दी जा सकती है, जैसे राशनिंग हुए, न्यूनतम और अधिकतम सीमा और खाद्य उपलब्धता में गिरावट। इसका सिद्धांत क्या है यहाँ पे हम भी समझेंगे। शिक्षक वैकल्पिक उदाहरण भी चुन सकते हैं जो सरल और समझने में क्या हो, आसान हो। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें मांग और आपूर्ति वक्रों के उपकरणों का सरल अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे मांग है और जो उसके आपूर्ति वक्र है, इसमें क्या क्या इस वक्र बनते हैं और इसमें क्या क्या इसके सरल अनुप्रयोग करके हम किसी भी बाजार को समझ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 5 टॉपिक आपने पढ़ लिया, ये 5 टॉपिक में भी जो सब टॉपिक्स है इनको अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो हमारा एक बुक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक, और फिर हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र या बृहद अर्थशास्त्र इसको कहते हैं। ठीक है, इसका क्या है, दूसरा एनसीईआरटी का जो 12th का जो दूसरा बुक है वो है यहाँ पे है क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, आपको यहीं पे समझाते चलें कि आखिर में बार बार हम कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आपको पता होना चाहिए साथियों कि इकोनॉमिक्स में भी 2 चीज़ें हैं, क्या क्या, माइक्रो और मैक्रो। अगर हम माइक्रो की बात करें, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बृहद। माइक्रो में हम क्या करते हैं साथियों, किसी भी एक कंपनी, एक उद्योग, एक व्यक्ति, छोटी छोटी चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं। और मैक्रो में क्या करते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो गई, नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, और ये सब सारी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनका हम यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो माइक्रो में क्या करते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, डिमांड क्या है, सप्लाई, छोटी छोटी चीज़ें। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है यहाँ पे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, बैंकिंग, ये सब सारी चीज़ों को हम कहाँ कवर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। रोजगार क्या है, गरीबी क्या है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम कहाँ करेंगे, मैक्रो मतलब बृहद अर्थशास्त्र, माइक्रो मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, हम नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो साथियों हमारी जो फर्स्ट क्लास आएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें हम सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझा देंगे कि आखिर में माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, माइक्रो के कितने प्रकार होते हैं, मैक्रो के कितने प्रकार होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में आखिर में संबंध क्या है। इन सब सारी चीज़ों को जो इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा उसमें हम आपको एक एक करके बारीकी से सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे। ठीक है, एक एक यूनिट से ध्यान से समझते चलिए, एक एक यूनिट से आपको लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एक यूनिट से मिलेंगे। आपको ये नहीं करना है कि इस यूनिट को छोड़ देना है, इस टॉपिक को छोड़ देना है, नहीं, छोड़ना नहीं है, सबको कवर करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक का और हर एक सब टॉपिक का उतना ही मूल्य है जितना कि पूरे सिलेबस का है। तो पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उनको सामान्य मूल्य देते हुए हमको बारीकी से एक एक चीज़ को क्या करनी है, कवर करनी है। निश्चिंत होकर पढ़िएगा, विश्वास करके पढ़िएगा कि इसके बाद, इस क्लास के बाद जितना भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको, उसको पढ़ने के बाद चीज़ें बाहर से नहीं आने वाली है। चलिए हम पार्ट 2 पे चलते हैं, और हमारा जो परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आखिर में हमारे सिलेबस में क्या क्या है, एक एक करके चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है उसमें आएगा नेशनल इनकम। क्या आएगा, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, कि आखिर में एक राष्ट्र है, एक देश है, जैसे भारत है, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, रूस है, इन सब की जैसे एक एक देश की जो राष्ट्रीय आय है, उन राष्ट्र की जो आय है, उस नेशनल की जो इनकम है, उस नेशन की जो इनकम है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आखिर में राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय को निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं, उत्पादन विधि, लागत विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सब सारी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय को निकालने की विधियाँ में उन सब चीज़ों को एक एक करके आपको बताते चलेंगे। तो हमको राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, मूल्य, अवधारणाएं और मापन, क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमको यूनिट 1 में पढ़नी है। कौन से, पार्ट 2 वाले में। ठीक, क्या क्या इसमें टॉपिक है, समष्टि अर्थशास्त्र, सबसे पहले समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। फिर नेक्स्ट समझेंगे कि आय का चक्रीय प्रवाह, सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे जीडीपी को पढ़ेंगे कि आखिर में किसी भी देश की जीडीपी क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी को यहाँ पे देखते चलेंगे कि आखिर में जीएनपी क्या होता है। फिर एनडीपी, फिर एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम आपको समझाते चलेंगे। राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद, एनडीपी, राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी की अवधारणा, बाजार मूल्य और साधन लागत पर, एक मार्केट प्राइस होता है, एक फैक्टर कास्ट होता है। मार्केट प्राइस
और फैक्टर कास्ट। इन दोनों में हम आपको अंतर बताएंगे और इन दोनों में क्या संबंध है और इन दोनों पे किसी भी राष्ट्र की आय को कैसे निकाला जाता है, हम यहीं पे समझाते चलेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा राष्ट्रीय आय का मापन। वही आपको बताए कि मूल्यवर्धित विधि, कैसे राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है, आय विधि और व्यय विधि। ये राष्ट्रीय आय इतना पढ़ लेंगे तो आपको राष्ट्रीय आय यहाँ से आपको बाहर से नहीं आने वाली, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर में यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में है हमारा आय और रोजगार का निर्धारण, कि किसी भी राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि किसी भी राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं आखिर में उनके आय को क्या क्या साधन है और उनके आय और रोजगार में क्या संबंध है और आखिर में रोजगार मिलने से उनके आय पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे। और उनके आय को कैसे निकाला जाए, रोजगार को कैसे निकाला जाए और आय और रोजगार का निर्धारण कैसे किया जाए, ये हम यूनिट 2 में समझते चलेंगे। समग्र मांग, समग्र पूर्ति और उनके घटक, एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, यहाँ पे हम समझ लेंगे। फिर उपभोग प्रवृत्ति क्या है, बचत प्रवृत्ति क्या है, औसत और सीमांत। प्लस ये जो है उपभोग प्रवृत्ति क्या है, बचत प्रवृत्ति क्या है, औसत और सीमांत, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, जो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो छिपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये सब सारी चीज़ें हम बेरोजगारी के प्रकार में पढ़ते चलेंगे। और यहाँ पे हम पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है, कि कोई भी देश में अगर पूर्ण रोजगार है तो उस पूर्ण रोजगार का क्या मतलब है, यहाँ पे हम आपको बता देंगे। फिर नेक्स्ट आय और रोजगार का निर्धारण, यहाँ पे हम 2 सेक्टर मॉडल को भी यहाँ पे हम समझेंगे। फिर निवेश गुणक की अवधारणा और उसकी कार्यप्रणाली यहाँ समझेंगे। फिर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस, अधिक और न्यून मांग की समस्याएं क्या हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ये भी समझेंगे। तो इतना समझने के बाद आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपका यूनिट 2 भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा यूनिट 2 में अभी एक और टॉपिक बचा हुआ है, सब टॉपिक अधिक और न्यून मांग को ठीक करने के उपाय। जैसे हम पढ़ेंगे कि आखिर में अधिक मांग क्या है, अधिक मांग और न्यून मांग क्या है, तो इनको ठीक करने, कैसे ठीक किया जाए कि ना तो अधिक डिमांड हो ना तो कम डिमांड हो। कोई भी अर्थव्यवस्था है साथियों, ध्यान से समझिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी वस्तु का डिमांड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो अर्थव्यवस्था पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और अर्थव्यवस्था के साथ जो ग्रोथ रेट है, अगर डिमांड ज़्यादा है जितनी हमारी कंपनियां उसको सप्लाई कर पा रही हैं तब तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन डिमांड इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी कंपनियां उसको सप्लाई ना कर पाएँ, और जो अगर हम विदेशी मार्केट में जाते हैं वहाँ से हम चीज़ों को आयात करने की, इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी उनकी वस्तु की दाम बहुत अधिक बढ़ी हुई है। तो इससे क्या होती है, हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई बढ़ती है, जो वस्तु की कीमत है वो बढ़ती है। तो धीरे धीरे हमारे देश में क्या होती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। तो उसको ठीक कैसे किया जाए वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अधिक और न्यून मांग के कारण इसको ठीक करने के क्या क्या उपाय हैं। वो कारण समझेंगे, फिर उसको उपाय भी समझेंगे। फिर ऋण की उपलब्धता में परिवर्तन, ऋण की उपलब्धता कैसी है, उसके में क्या परिवर्तन है, ये भी यहाँ पे समझेंगे। फिर सरकारी व्यय, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, सरकारी व्यय। साथियों आपको पता होगा कि सरकार जो है हर साल बजट निकालती है, उसमें अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखती है। तो आपको यहाँ पे सरकारी व्यय, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर में सरकार निवेश अधिक से अधिक व्यय करके, अधिक से अधिक निवेश करके अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से किसी भी देश की इकोनॉमी को क्या करती है, बूस्ट करती है, किस प्रकार से किसी भी देश की इकोनॉमी को तेज़ी से आगे लेके जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे वो सरकारी व्यय अधिक से अधिक पैसा खर्च करती है, जिससे लोगों के पास क्या हो, तरलता हो और लोगों के पास लिक्विडिटी हो। और जब लोगों के पास लिक्विडिटी होगी तो डिमांड करेंगे, और जब वो डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर उत्पादन करेगा, और जब उत्पादन करेगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देगा। तो इस प्रकार हमारी जीडीपी क्या होगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। तो इस प्रकार सरकारी व्यय हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या टॉपिक हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट 3 आता है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग में क्या पढ़ेंगे, मुद्रा का अर्थ क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका कार्य क्या क्या है। हमारा देश जब साथियों आज़ाद हुआ उसके पहले से भी यहाँ पे मुद्राएं चल रही हैं। तो मुद्रा क्या है, मनी हम पढ़ेंगे कि मनी क्या है, कि क्या मनी किसी भी वस्तु को खरीदने का एक साधन है, कि क्या मनी किसी भी लेन देन को करने का एक साधन है। आखिर में मनी है क्या, मुद्रा है क्या, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। उसका अर्थ क्या है, मुद्रा का विकास किस किस क्रम में हुआ। जो अभी हमारे पास नोट है या जो हमारे पास अभी सिक्का है, क्या ये हमेशा से ऐसे ही रही है कि क्या इसमें परिवर्तन भी हुआ है। आखिर में इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, पहले क्या था अब क्या है, इन सब सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। और अंत में समझेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या क्या है। मुद्रा के प्रकार भी पढ़ेंगे, M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम उसके कार्य को भी पढ़ेंगे कि आखिर में मुद्रा क्या क्या कर सकता है। ठीक, इतना पढ़ लेंगे तो हमारा मनी का चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, हर एक
ध्यान से समझिएगा, हर एक देश की अपनी क्या होती है, सेंट्रल बैंक होती है। हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन है? हमारे देश में वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं, SBI, PNB, बड़ौदा, कमर्शियल बैंक है, लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक RBI। ठीक, यहाँ पे हम RBI को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में केंद्रीय बैंक क्या होता है, इसके अर्थ को समझेंगे सबसे पहले, और उसका कार्य क्या क्या होता है, कि RBI क्या क्या करती है। क्या सिर्फ और सिर्फ RBI जो हमारे वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, क्या इनको सिर्फ रेगुलेट करती है या और भी इसके काम है? तो हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आपको शार्ट में आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो इससे हमारा केंद्रीय बैंक का क्या क्या कार्य होता है। केंद्रीय बैंक गवर्नमेंट को ऋण भी देती है, केंद्रीय बैंक राज्य सरकारों को भी ऋण देती है। ठीक, ये भी आपको बताएंगे कि उसके कार्य में कि केंद्रीय बैंक क्या क्या कार्य करता है। ठीक, यहाँ पे आपको केंद्रीय बैंक मतलब RBI से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक अभी आपको बताया, वाणिज्यिक बैंक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या है, वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थ क्या होता है और वाणिज्यिक बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। क्या वाणिज्यिक बैंक सिर्फ और सिर्फ लोगों को ऋण देता है या लोगों का जमा स्वीकार करता है, कि क्या मतलब कि वाणिज्यिक बैंक को जैसे SBI का काम क्या है कि सिर्फ लोगों का पैसा लेना और लोगों को ऋण देना, यही काम है? कि यार SBI के और भी काम है, वाणिज्यिक बैंकों के और भी क्या क्या काम है, हम यहाँ पे उसके कार्य में एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा भारतीय बैंकिंग प्रणाली, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे हम वो भी समझेंगे, और उसमें हाल में महत्वपूर्ण सुधार और मुद्दे, जैसे इंडियन बैंकिंग का निजीकरण कैसे हुआ, प्राइवेटाइजेशन ये कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें, और उनका जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, उनका आधुनिकीकरण किस प्रकार किया जा रहा है, ये भी हम समझेंगे। बैंकों का विलय, अभी हाल फिलहाल में जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद, आपने देखा कि नोटबंदी भी हुई, GST भी लाया गया, और बैंकों का साथियों क्या है, विलय भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। इनका मानना है कि बहुत सारे बैंकों को रखने से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक रूप से दबाव पड़ती है। तो बैंकों को हम क्या करें कि जैसे बहुत सारी जो ब्रांचेस खोलने से अच्छा है, या बहुत सारे बैंक छोटे छोटे रखने से अच्छा है कि बैंकों को मर्ज करके एक बड़ा मतलब ऐसा बैंक बनाया जाए जो हमारी वैश्विक स्तर पे जो बैंकें हैं उनसे सामना करने में सक्षम हो। तो इसलिए बैंकों का मर्ज किया जा रहा है। ठीक, ग्रामीण बैंकों को भी मर्ज किया जा रहा है, RRB को भी मर्ज किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बैंकों के आधुनिकीकरण में ये सरकार द्वारा की जा रही है। वो भी समझेंगे कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हाल में महत्वपूर्ण क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम क्या समझेंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे तो हमारा यूनिट 4 जो है गवर्नमेंट बजट। क्या है? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। आपको हमने बताया कि फरवरी माह में प्रथम दिन जो है सरकार क्या करती है, पहले ये 30 फरवरी लास्ट में निकालती थी, 28 फरवरी, सॉरी 30 फरवरी नहीं होता है, फरवरी माह के अंतिम दिन पहले बजट आता था। लेकिन जब से निर्मला सीतारमण कुछ सालों से पहले से ही क्या किया है, 2017 से फरवरी माह के अंतिम दिन में बजट लाने की जगह पे फरवरी माह के प्रथम दिन और उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आती है। ठीक, तो गवर्नमेंट बजट निकालती है। गवर्नमेंट बजट निकाल के क्या करती है, गवर्नमेंट जब बजट निकालती है तो उसमें बजट में साथियों उसके आय व्यय का लेखा जोखा रहता है। जैसे आपके घर में, अगर आप घर में हैं, आप परिवार में हैं, आप समाज में हैं, तो आप छोटे स्तर पर अगर हम बात करें आपके परिवार को ही उठाते हैं, तो आपके परिवार में कोई एक आपका गार्जियन होगा, जैसे पापा हो गए, दादा हो गए, मम्मी हो गई, कोई भी होगा जो आपके घर की इकोनॉमी को देखता होगा, घर की अर्थव्यवस्था को, कि घर में कितना रुपया कहाँ पढ़ाई में जाएगा, दवाई में जाएगा, कितना पैसा जो है शिक्षा पे जाएगा, कितना पैसा जो है कपड़ा में जाएगा, कितना पैसा जो भैया बाहर पढ़ रहे हैं, दीदी बाहर पढ़ रही है, उनको देना है, और कहाँ से पैसा आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, नौकरी से आ रहा है, कौन पैसा, जैसे घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो कौन कौन कितना कितना पैसा दे रहा है। उस घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है, हर घर में एक व्यक्ति होता है जो उसको मैनेज करता है। जैसे घर में 2 लोग कमाने वाले, 3 लोग कमाने वाले, तो कुछ पैसा देते होंगे, कहाँ कहाँ पैसा इनमें जाएगा, कुछ राशन में देना है, कुछ खाने में, कुछ दवाई में, कपड़ा में, स्वास्थ्य में, इन सब सारी चीज़ों में जो जाएगा वो उसको मैनेज करता है। ये एक छोटे परिवार के स्तर पे बात कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार अगर हम किसी देश के स्तर पे बात करें, अगर जैसे कोई देश है, हमारी भारत देश है, तो कोई भी देश है, उस देश में भी कितने मद पे कितना पैसा देना है, ठीक, स्वास्थ्य पे कितना देना है, शिक्षा पे कितना देना है, हमारी जो विभिन्न सरकारी योजनाएं, जो गवर्नमेंट जो स्कीम चल रही हैं, उस गवर्नमेंट स्कीम में कितना पैसा किस मद पे देना है, ठीक, मनरेगा में कितना पैसा देना है, किसान सम्मान निधि में कितना पैसा देना है, अन्य जो किसान जो ग्रामीण अन्नदाता प्रोग्राम चल रहा है, सड़क योजना चल रहा है, इन सब चीज़ों में कितना, रेलवे में कितना पैसा देना है, इन सब चीज़ों में जो व्यय है उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। और फिर वहाँ पे आय को भी कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, हम ऋण दिए हैं उस पर ब्याज आ रहा है, हम जो
विनिवेश कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसा हमारे पास आ रहा है। हम टैक्स लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है, वो भी हम देखेंगे। तो जो भी विभिन्न कंपनियां हैं, जो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, उन पर भी हम टैक्स लगा के उनसे पैसा लेते हैं। आयात निर्यात पे भी हम शुल्क लगाते हैं, उस पर भी पैसा लेते हैं। तो हर एक चीज़ जो आय आती है, सरकार वो बड़े पैमाने पे एक विश्लेषण करती है। वित्त मंत्रालय जो है वो बड़े पैमाने पे जो है हर एक चीज़ का बारीकी से विश्लेषण करती है कि आखिर में हम एक एक रुपया आ कहाँ से रहा है और एक एक रुपया जा कहाँ रहा है। तो हर एक साल में संसद में वित्त मंत्री द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? बजट प्रस्तुत किया जाता है, गवर्नमेंट बजट। और उसके बाद उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है, हम इस टॉपिक में बजट को आराम से समझेंगे। संविधान में इसका जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 112। ठीक, यहाँ भी हम समझेंगे कि आर्टिकल 112 में क्या, आर्टिकल 112 में सीधा सीधा बजट लिखा हुआ है? नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण वहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो हम आपको बजट जब टॉपिक में आएंगे तो आपको हम एक एक चीज़ें वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। सरकारी बजट क्या है, उसके अर्थ और उसके घटक, गवर्नमेंट बजट, मीनिंग एंड इट्स जो है कंपोनेंट्स, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, हम यहाँ पे समझाएंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट्स बजट, सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं, हम यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, प्राप्तियों का वर्गीकरण, जो भी हमारे पास प्राप्ति आ रही है उसको देखेंगे। राजस्व और पूंजी व्यय, एक राजस्व व्यय, व्यय भी दो प्रकार के, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय। जो हम प्राप्त करते हैं वो भी दो प्रकार के, राजस्व प्राप्ति, पूंजी प्राप्ति। हम एक एक प्रकार को यहाँ पे समझेंगे। गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्यय, ये भी हम समझेंगे। विकासात्मक और गैर विकासात्मक जो व्यय है उसको भी यहाँ पे हम एक एक करके आपको बजट के टॉपिक में समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट, अर्थ और निहितार्थ, ये भी समझेंगे। संतुलित बजट, घाटे का बजट, अधिशेष बजट, सिंपल से समझिएगा। जैसे आपका आय है 10 रुपया और आपने व्यय कर दिया 12 रुपये का, तो आपका क्या हो गया? 2 रुपये आप अपने आय से भी ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, तो अधिशेष बजट। ठीक है, घाटे का बजट, घाटे का बजट, ये क्या हो गया? घाटे का बजट हो गया। आपका आय 10 ही रुपया है लेकिन आपने 12 रुपया व्यय कर दिया, तो घाटे का बजट। आपका आय 10 रुपया लेकिन आपने 8 ही रुपया व्यय किया, तो आप क्या कर लिया? सरप्लस, अब अधिशेष का बजट हो गया। अगर आपका 10 रुपया आया है और 10 रुपया ही व्यय कर रहे हैं, तो आपका कौन सा बजट है? ये संतुलित बजट है। तो हम बजट में जब आएंगे आपको आराम से ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको समझा देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? राजस्व घाटा, कि आखिर में राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और इसके विभिन्न नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, हम इसको यहाँ पे एक एक करके आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्या है? सरकार की भूमिका को छोटा करना, अर्थ और निहितार्थ। ठीक, ये भी यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। तो मिला जुला के हमारा जो यूनिट 4 है इसमें क्या है? बजट और इकोनॉमी पे इसके क्या क्या प्रभाव हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर में नेक्स्ट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये लास्ट हमारा जो यूनिट है पार्ट 2 का, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्या है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या है? जैसे साथियों आप एक चीज़ समझिएगा कि आप परिवार से ही, हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आपका परिवार है तो आप परिवार से ही समझिए कि आप परिवार में रह रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं। हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, हर एक चीज़ आप अपने घर में पैदा कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। आप ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें मार्केट से लेके आते हैं। जैसे एक किसान है, किसान के घर में क्या अधिक से अधिक क्या हो सकता है? किसान के घर में अनाज हो सकता है, किसान के घर में गेहूँ हो सकता है, चावल हो सकता है, दालें हो सकती है, तेल हो सकती है, तिलहन हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन किसान को अगर कपड़ा खरीदना होगा, किसान को अगर कोई भी सेवा लेनी होगी, गाड़ी लेना होगा, कुछ भी और लेना होगा, तो उसको मार्केट में जाना पड़ेगा और वो दूसरे से क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक देश होती है, एक परिवार समझ लिए, उसी तरीके से एक देश होती है। देश, कोई भी अगर देश की इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी देश की इकोनॉमी में सारी चीज़ें उस देश की इकोनॉमी में नहीं पाई जाती। कुछ चीज़ें होगी जो बहुत ज़्यादा होगी और कुछ चीज़ें होगी जो उसके पास नहीं होगी या कम मात्रा में होगी। तो क्या करता है? जैसे किसान है, किसान के पास गेहूँ हो गया 20 कुंटल और उसको कपड़ा खरीदना है, तो क्या करेगा? 1 कुंटल, क्योंकि उसको खाने के लिए 3-4 कुंटल ही सफिशियंट है, तो जो गेहूँ बचेगा उसको मार्केट में बेचेगा, उससे पैसा लाएगा और उससे जो भी कपड़ा, स्वास्थ्य, ये सब, शिक्षा, जो भी खर्चा होगा वो वहाँ पे करेगा। उसी प्रकार से अगर हम देश की बात करें तो देश में भी क्या होगा? हमारे देश में जो ज़्यादा है, जो हमारे जो उपभोग से जो सरप्लस है, उसको हम क्या करेंगे? अदर कंट्रीज़ में बेच देंगे। जैसे हमारे पास चावल है, चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात हमारे मतलब देश में उत्पादन बहुत ज़्यादा है, तो हम निर्यात क्या करेंगे? विदेशों कर देंगे। उससे हमको कुछ ना कुछ डॉलर की प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ पैसे की प्राप्ति होगी। इस पैसे से हमारे जैसे देश में तेल खनिज, जो हमारे तेल खनिज है, जैसे कच्चा तेल है, वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कुछ ही राज्यों में पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हमको आयात करना पड़ता है, तो उसके लिए हम अनाज को बेचे और तेल को खरीदे। ये हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अनाज को बेच के तेल खरीद रहे हैं। एक इकोनॉमी में बहुत बड़े पैमाने पे हर एक चीज़ होती है, बहुत कुछ बेचा जाता है और बहुत कुछ खरीदा जाता है। ठीक है, तो आय और व्यय किसी भी देश के साथ, निर्यात और आयात मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किसी भी देश का होता है। ठीक,
तो भुगतान संतुलन में क्या होता है, हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भुगतान संतुलन में आखिर में हम वस्तु और सेवाओं का जो गुड्स एंड सर्विस है इसका कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विस का हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में हम पूंजी खाता और चालू खाता, ये सारी चीज़ों को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे $1 बराबर अभी कितना चल रहा है, 83-84-85 रुपये चल रहा है, 83-84 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे विदेशी विनिमय दर एक्सचेंज रेट, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसका किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तन करने पे उसका कितना मूल्य होगा, वो हम एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट में हम इसके गुण दोष निर्धारण, इसका जो निर्धारण है और मांग और आपूर्ति के माध्यम से हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट को पढ़ेंगे। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही आपको बताया, चालू खाता, पूंजी खाता, ठीक, ये चीज़ें पढ़ेंगे। वस्तु खाता, सेवा खाता, इसका भुगतान संतुलन खाता क्या है ये भी यहाँ पे आपको पढ़ा देंगे। और हाल के विनिमय दर संबंधित मुद्दों का संक्षिप्त विश्लेषण, ए ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यू, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेंगे। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये हमारा हो गया NCERT का इकोनॉमिक्स डोमेन का फुल सिलेबस। ठीक, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सिंपल सा एक, अगर हम, ये तो बहुत लेंदी हो गया, बहुत बड़ा मैं आपको बता दिए, अगर हम इसको शार्ट में समराइज करें तो आपको क्या पढ़ना है, माइक्रो और मैक्रो, ये दो टॉपिक है। NCERT की बुक आती है साथियों 12th क्लास की, जिसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इसमें डिट्टो एकदम एक एक चीज़ जो सिलेबस में है वो एक एक चीज़ वहाँ पे दी हुई है। तो हम एक एक चीज़ को वहाँ से उठाएंगे और एक एक चीज़ को आपको एक एक टॉपिक उठा के जो भी हमारे सिलेबस से मैच कराएंगे और जो भी हमारे सिलेबस में है वो आपको तक क्या करेंगे, आसान भाषा में आपको एक एक चीज़ करके पहुँचा देंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो है साथियों यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का जो डोमेन का सिलेबस है और जो हमारा पैटर्न है, अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि NTA जो एग्ज़ाम कराती है NCERT के, उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट पे आधारित, और फैक्ट भी कुछ कुछ होती है, कॉन्सेप्ट भी होती है। तो हमको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि हम छिछले स्तर पे ऊपर पढ़ लिए और हमारा जो हो जाएगा, नहीं। 25 क्वेश्चन आपको करना है 28 क्वेश्चन में, और हमारा टारगेट जो है 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको, ऐसा ना हो कि हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हमने पढ़ी ना हो उससे क्वेश्चन आ जाए तो वो चीज़ें हमारी छूट जाएगी। हमको 25 में से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है और 25 का 25 कोशिश करना है कि उसमें सही भी हो, गलत हमको नहीं करनी, क्योंकि गलत करेंगे तो 1 नंबर काट ली जाएगी, सही करेंगे तो 4 नंबर दे दी जाएगी। तो आपको 100 नंबर यहाँ से आपको उठाना ही उठाना है। तो पूरी कोशिश रहेगी कि इकोनॉमिक्स डोमेन से आपके जो भी क्वेश्चन है आपको PYQ के माध्यम से, आपको मतलब सिलेबस के जो भी हमारे हर एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन उस सिलेबस से, उस टॉपिक से बन सकते हैं, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको एक एक करके क्वेश्चन भी कराएंगे, PYQ भी कराएंगे, और जो संभावित, जो हमारे आगामी परीक्षा में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे और आपको सिलेबस को पूरा एकदम अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, आप निश्चिंत हो जाइए, आप एकदम निश्चिंत होकर आप एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर आप कोर्सेज नहीं खरीदे हैं तो आप जाके हमारे प्ले स्टोर पे हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स परचेज कर लीजिए। BCom B.Ed और BA B.Ed, इन दोनों में इकोनॉमिक्स डोमेन में आपको पढ़ना है। ठीक है, घबराइएगा मत, आराम से पढ़िएगा चीज़ें। इकोनॉमिक्स कोई हवा नहीं है जो हवा हम लोग बना के अपने मन में रखे हुए हैं ना कि इकोनॉमिक्स बहुत मतलब बहुत ऐसा चीज़ है जो हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत उलझे रहते हैं लोग, परेशान रहते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, अरे ये क्या है, वो क्या है। इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से, बस अपना दिमाग और दिल दोनों एकदम शांत करके रखिए और एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक, लास्ट में आपको एक चीज़ बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, आपको हम लास्ट में सुना के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। असफलता एक चुनौती है। ठीक, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। क्या कह रहा है, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। अगर आपका सपना है कि बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के BA B.Ed और BCom B.Ed BSc B.Ed करने का, तो आप अभी से नींद चैन को क्या कर दो, एकदम त्याग दो। तो जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद साथियों, आप अच्छे से पढ़िए और धूमधाम से एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।